डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी कम आ रही हैं, तो एक वैकेंसी आ गई है और इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि क्यों फ्रेशर को एसएससी जेई के बारे में सोचना चाहिए। डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, हो सकता है वहां से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल जाए, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा उसका। यहाँ पे बेसिकली हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बुक्स के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन के बारे में भी बात करेंगे, सैलरी के बारे में, कहाँ पे जॉब लोकेशन होती है, कैसी जॉब होती है, प्रेफरेंसेस आपको कौन से डालना चाहिए, सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के साथ साथ। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको डेट देख लेना है और लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना है। मतलब इंतजार नहीं करना है कि जब डेट खत्म होगी उसके बाद हम ट्राई करेंगे, तो ये है इसकी लास्ट डेट, ध्यान रखिए। और एक डेट और ध्यान रखना है, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद ये वाली डेट भी आप ध्यान रखें कि नवंबर में इसका एग्जाम है, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए और उसके साथ आप तैयारी भी शुरू कर दीजिए। ये दोनों चीजें आपको साथ में कर लेनी है। अगर पहले से आपके फंडामेंटल क्लियर है तो खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 2 एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता ही है, लास्ट तक आ भी जाएगा, पर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। केवल फॉर्म भर के ये दिखाना कि भैया फॉर्म भी भर रहे हैं और टाइम पास के लिए कभी कभी पढ़ भी ले रहे हैं, तो पार्ट टाइम पढ़ाई करना है तो छोड़ दीजिए। उससे अच्छा है जो फुल टाइम कर रहे हैं वही करिए। फुल टाइम कहने का मतलब ये है, मेरा पार्ट टाइम कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं और फॉर्म भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भरते हैं कि भर दिए, फिर कभी घूमने जा रहे हैं, कभी खेलने जा रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं और थोड़ा टाइम बच गया तो उसमें पढ़ लेते हैं, ताकि दिल में ये रहे कि यार फॉर्म भरा है, थोड़ा पढ़ भी तो रहे हैं। मतलब वो करना है तो ना करिए। ये पढ़ाई वाला काम पहले करना है, बाकी सब बाद में करना। वैसे ज्ञान भरी बातें सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, पढ़िए पढ़िए, आप भी कर रहे हो, दूसरे लोग भी बता रहे होंगे, पर पढ़ना आपको ही है। बाकी लोग तो बस बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो फ्री में बट रहा है भाई, हम भी दे रहे हैं, बाकी लोग भी दे रहे हैं। आप देखो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? अब कई सारे मेरे चैनल पे ज्यादा लोग जो है ना वो हैं जीपीएससी से रिलेटेड कैंडिडेट। वो पूछेंगे ऑटोमोबाइल एलिजिबल है क्या? हाँ एलिजिबल है, मैकेनिकल वाली पोस्ट पे, ठीक है, तो आप भी भर देना बस, ठीक है। बाद में आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो, आपको पता चल जाएगा, पर एग्जाम आप दे सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि वो ब्रांच कौन कौन सी हैं जो एलिजिबल हैं। जीपीएससी के काफी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो उनका कैलेंडर है उसमें मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं आ रही है। क्या करें? देखो, एक वैकेंसी आई है, पढ़ाई की जरूरत तो हर जगह होती है, इसको टारगेट बना के या किसी भी वैकेंसी को, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हुई इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, अगर ये बहाना है तुम्हारा, वैसे तो ये बहाना ही होता है, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, आके चली भी जाएगी, और फिर आप दूसरे वैकेंसी का इंतजार करोगे कि अब अगली साल वाली कब आएगी, वो भी आके चली जाएगी, नहीं पढ़ोगे, फिर तीसरी वैकेंसी का इंतजार करोगे, तो इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। इंतजार को खत्म करना है तो वैकेंसी आई है नहीं आई है, पढ़ना है और पूरा जान लगा कि इस बार वैकेंसी आएगी ना तो अगली वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। और इंतजार खत्म करने का जो गूदा है ना वो बस आपके पास है, और बाकी सब लोग तो ऐसे मेरी तरीके से, मेरे तरह से बात कर सकते हैं। अगर करना है इंतजार खत्म तो करिए, नहीं करना है तो बस इंतजार करिए और दूसरों को गाली दीजिए, सरकार को दीजिए, हालांकि दे सकते हो, आपका अधिकार है, हमको भी दे सकते हो, देते भी हैं कुछ लोग, उसे तो आज तक मिली नहीं, पर मैंने सुना है कि कहीं दूसरे चैनल पे देते हैं लोग कि सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, इस बात के लिए ऐसे किस बोल दिया, ये तो हमारे पक्ष में नहीं है, ये तो उनके पक्ष में है। उनके पक्ष में बेसिकली जब डिप्लोमा वर्सेस बीटेक हो गया था तब। खैर उस चीज़ों पे नहीं जाते हैं। सैलरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो मैं आपको इन हैंड सैलरी बता देता हूँ कि अगर अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो मिल जाएगी आपको, दैट इज 45,000 टू 46,000, ठीक है। ये 46 के भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में मिलेगी। और ये कब मिलेगी? जब आप रूम ले लोगे, क्वार्टर ले लोगे। अच्छे क्वार्टर्स भी मिलते हैं, जो पुराने हैं वहां पे तो आपको पूरा डुप्लेक्स मिल जाता है, आगे छोटा मोटा गार्डन भी मिल जाता है। आजकल जो नए बने हुए हैं उसमें थोड़े से आपको फ्लैट टाइप का सिस्टम मिलेगा, पर ठीक है 2 BHK मिल जाता है, 2 रूम आपको मिल जाते हैं रहने के लिए। तो अच्छे लोकेशन में आपको, अब डिपेंड करता है सर्विस पे, सब में अच्छा लोकेशन नहीं है, इसीलिए मैं सर्विस का प्रेफरेंस भी आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। अब सर्विस का प्रेफरेंस बोल रहे हैं तो सर्विस का प्रेफरेंस आ भी गया।
सबसे पहले, अब कई सारे लोग पूछते हैं, हालांकि जरूरत बाद में पड़ेगी पर मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। कई सारे लोग पूछते थे, पिछली बार एडवर्टीजमेंट का वीडियो बनाया था कि सर्विस कौन कौन सी चूज करें। तो सबसे पहले चूज करना है आपको 1 नंबर की सर्विस, इसको रखना है सबसे ऊपर। सबसे ज्यादा इसका कट ऑफ भी जाता है, बड़ी ट्रेडिशनल है, पुरानी वैकेंसी है, जब से शुरू हुआ है तब से ये आ रही है। आप कहोगे मैकेनिकल वालों के लिए तो है नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल लिखा है। हाँ मैकेनिकल वालों, तुमको इलेक्ट्रिकल वाला पोस्ट बेसिकली वो दे देते हैं। जो 2019 वाले लोग हैं, 2019 वाले जो लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं, 2021 में तो आई नहीं वैकेंसी, वो लोग बता रहे हैं कि जब वो गए थे सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो वहां पे ये वाली पोस्ट उनको शो कर रही थी, तो आपको भी करेगी, क्योंकि बहुत सारे जगह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड होता है और वो दोनों के मार्क्स न्यूट्रलाइज करके दे देते हैं पोस्ट को। ठीक है, हालांकि मैं सबका प्रेफरेंस बताऊंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पहले नंबर पे इसको फिल करना है, लोग करते भी हैं, उसका एक रीजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से इसको चूज करते हैं, वो है पैसा। ठीक है, काफी सारा पैसा आता है यहाँ पे। अब बातों के लिए तो अलग है कि हम देश सेवा के लिए जा रहे हैं, ईमानदार हैं, पर आप देख ही रहे हो ब्यूरोक्रेसी से लेके नेता से लेके नीचे तक, ठीक है, सबको चाहिए भैया पैसा। और आप भी ऐसा सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से तो कोई गुनाह है नहीं। अब ठीक है, सुधर सकते हो तो अच्छा है, नहीं सुधर सकते हो तो हमारे कहने से तो काहे सुधरोगे। तो जनरली उसी वजह से इसको लोग चूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो पोस्ट है ये है बेसिकली MES की। ठीक है, तो नीचे आ जाएगी 7th नंबर पे लिखा है, इसको मैं दूंगा 2 नंबर। ठीक है, इसको 2 नंबर पे भरना। ये बार बार यार चेंज करने वाला झंझट बहुत बड़ा है, इसको आपको रखना है 2 नंबर पे, MES वाले को। यहां पे ठीक है, पैसे आपको बाहर वाले नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, इस उम्मीद से मत जाना। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाएगा, बिना पोल्यूशन वाला बड़ा सा कंटोनमेंट एरिया होती है जहाँ पे आपको काम करना होता है, फैमिली सेफ रहेगी, बच्चों को घूमने के लिए बड़ा सा पार्क रहता है। बाकी जो आर्मी वाली व्यवस्था रहती है वो तो आप यूटिलाइज कर ही लोगे ना, इम्यूनिटी जो उनको मिलती है, आप भी एक अच्छे सिक्योरिटी में रहते हो। और जनरली ये पुरानी सर्विस है, तो यहाँ पे घर भी जो बने हुए हैं वो पुराने हैं, इसलिए बड़े थोड़े मिलते हैं आपको बाकी के कंपेरिजन में। और सबसे अच्छी बात कि बढ़िया बड़े फ्रेश और पीसफुल इन्वायरमेंट में आप रहते हो। लोकेशन भी इनकी ठीक ही होती है, थोड़ा शहर से आउटकट पे होते हैं पर शहर में ही होते हैं। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि पटक देगा बहुत दूर चले गए आप, शहर से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, शहर में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं, जो 3rd नंबर जिसको आपको देना है। और ये सब कैसे चूज करोगे आप, ये सब चूज करोगे जब सिलेक्शन लोगे आप तब। 3rd नंबर जो आपको 4th नंबर पे नजर आ रहा है, ये है 3rd नंबर, इसको दे सकते हो। इसमें कुछ खास काम नहीं होता है। ठीक है, ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसमें भी जाते हैं लोग वाटर सप्लाई से रिलेटेड मैटर देखने के लिए, तो ये भी आप चूज कर सकते हो 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे आपको जो चूज करना है वो आप इसको कर सकते हो, पावर स्टेशन वाला। थोड़ी सी इसकी लोकेशन खराब रहेगी, तो आप देख लो, अगर आप थोड़ा सा और लोकेशन पे जा सकते हो, क्योंकि ये पावर से रिलेटेड है पर काम कुछ नहीं होता है, बस जाके डैम का प्रेशर मेजर करना होता है, कितना प्रेशर अब हो गया है भाई, अब टूटेगा तो नहीं, बाढ़ तो नहीं आएगी, कुछ इस तरीके का काम होता है। तो मुझे लग रहा है मैंने 3rd दे दिया है, तो इसको आप 4th नंबर दे सकते हो ना, 4th नंबर पे इसको दे सकते हो। अब देखो आपके चॉइस के हिसाब से ये चीजें चेंज भी हो सकती है ना, आप ध्यान दे लेना, आप चेंज करना चाहते हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने दिया है 4th नंबर। तो ये हो गया आपका 4th नंबर। अब इनको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, चलो ये मिट जा रहा है बट आप देख लेना। ठीक है, बाकी सब भी हट गया क्या, हट गया, कोई बात नहीं। ये 4th नंबर की सर्विस है। 5th नंबर पे आपको कौन से देना है, कुछ सर्विसेज नई आई हुई हैं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो। और जो मैंने वाटर वाला आपको बताया ना, ये भी कुछ वैसा ही है, इसमें भी जो रिवर्स का पानी है उसके डाइवर्जन से रिलेटेड चीजों को लेके इसको बनाया गया है, तो आप इसको भी 4th नंबर पे रख सकते हो अगर आप उस लोकेशन में जा सकते हो तो। अदरवाइज आप 4th लोकेशन पे इसको ले सकते हो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अच्छी पोस्ट है, इसको 2019 के बाद इंडक्ट किया गया था इसमें, तो आप इसको भी लिख सकते हो। तो 4th 5 में आप इंटरचेंज कर सकते हो कि 6 वाले को भी 5th ले सकते हो, इसको भी 4th 5th दोनों में से जो भी आपको समझ में आए वो आप रख सकते हो। बाकी ये वाली जो पोस्ट है 9th नंबर की, इसकी लोकेशन आप देख ही रहे हो, पहले काला पानी का सजा के लिए दिया जाता था, आजकल लोग वहां पे घूमने जाते हैं। ठीक है, मगर ये घूमने के लिए ज्यादा अच्छा होता है ना, आपको हिमालय
घूमने जाओ, आपको मजा आएगा 1-2 दिन। मगर कह दिया जाए कि अब हिमालय में ही रहना है तो फिर तो गए भैंस पानी में, वैसा वाला सिस्टम हो जाएगा। तो देख लो, अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हो तो इसको 6-7 में, मेरे हिसाब से तो 8वें-9वें पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एनडीआरओ को हमने बता दिया, मिलिट्री सर्विस को बता दिया, इसको भी बता दिया। ये भी चूज कर सकते हो ना, नवल सर्विसेज का है, ये भी अच्छी सर्विसेज है, इसको भी 4थे-5वें पे 6वें पे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप रख सकते हो। तो बाकी सबकी हमने बात कर लिया, अब 2 ही बचे हुए हैं, आप देख लेना। जो बॉर्डर एंड रोड है, इसका मेडिकल भी अलग से होगा, इसको भरना होता है। जनरली लोग इसको लास्ट में भरते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हमको चाइना के बॉर्डर पे एकदम रोड बना के ही छोड़ना है तो आप ले सकते हो ये सर्विसेज, बट जनरली लोग इसको प्रीफर्ड कम ही करते हैं। जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोकेशन ऐसा होता है और बड़ा डेडिकेशन के साथ काम भी करना पड़ता है और दिन रात करना पड़ता है। एक बार काम में लग गए तो लग गए, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो अगर मेहनत और सच में देश सेवा है तो इसमें जा सकते हो। सारा जज्बा यही दिखता है कि कौन देश सेवा के लिए जा रहा है। जो जा रहा है सबसे ऊपर इसको रखेगा, जिसके अंदर है कि मुझे देश सेवा करना है। एक्चुअल टेस्ट यहीं पे होगा, बाकी सब तो ऐसी सर्विस चूज करेंगे। जनरली प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो लोग इसको 9वें पे ही रखते हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर रख सकते हो अगर देश सेवा दिखाना है तो। बाकी इसको 8वें पे रख सकते हो, अगर उसको पहले रखोगे तो इसको 9वें पे रख सकते हो। ठीक है, ये आपके हिसाब से है। प्रेफरेंसेस मैंने बता दिया, एक आइडिया आपको हो जाएगा ओवरव्यू कि किस में आप जा सकते हो। ठीक है, जनरली 2 प्रेफरेंसेस ऊपर होती हैं, 2 या 3 जो मैंने बताया। सबसे ऊपर तो CPWD और आपका दूसरा नंबर पे MES। ठीक है, बाकी जो चीजें जरूरी हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो बस उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो हो जाएगी हमारी काफी लंबी, और ये एडवर्टीजमेंट भी बहुत लंबा है। और एक चीज और, ओनली मेल कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर BRO। ठीक है, फीमेल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिजिकल एबिलिटी उनकी होती नहीं है जितनी वहां पे रिक्वायर्ड है। पार्शियलिटी और फेमिनिज्म की बात नहीं है, जरूरत की बात है। और जो सराउंडिंग होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें सस्टेनेबिलिटी की बात है। और कई चीजें और भी ऑब्स्टेकल होते हैं, जैसे कि जो फीमेल होती हैं उनको थोड़ा सा अलग वो भी चाहिए होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, तो उसको लेके भी है। एज लिमिट की बात करें तो आप एज की कैलकुलेशन देख लो, 1/1/2022 के डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। और एज आपकी 30 चाहिए। ओबीसी का 33 चलेगा क्योंकि 3 ईयर का रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन है। SC ST को 35 चलेगा क्योंकि 35 का रिलैक्सेशन है। बाकी एक्स सर्विसमैन या दूसरे लोग हैं उनको 10 साल, किसी को 15 साल, उस टाइप का रिलैक्सेशन है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ये बेसिकली रिलैक्सेशन है। एज कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, तो उतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, बहुत डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट को, तो उतना डिटेल में हमें डिस्कस करना नहीं है। जो काम की बातें हैं वही डिस्कस करना है। ये क्या भाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख लीजिए कि आप इसको क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो। डिग्री या डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, हर पोस्ट में मांग रखा है। इन जनरल जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट होती है उसमें मैकेनिकल एलिजिबल होता है, मैकेनिकल वाली पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होता है। उनकी पोस्ट इंटरचेंजेबल होती है। लास्ट में जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो प्रेफरेंसेस वाला, लास्ट वाला मेरिट बनने के बाद वाला, वहां पे ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारी चीजें आपको लेके जाना है, जब बुलाएंगे तब लेके जाना है। और जो डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस होगा वो आपका 29। तो एज का कैलकुलेशन आपने देख लिया है, और इसका कैलकुलेशन ये अलग है। ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है और वहां पे उन्होंने अलग से डेट दे रखी है। तो वो दोनों आप ध्यान से देख लेना, दोनों की क्राइटेरिया, कई बार उसमें डाउट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जूम कम हो गया तो जूम इन कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी मैंने कुछ चीजें हाईलाइट कर रखा होगा जो होगा हमारे डिस्कशन का। एक चीज ऊपर जा रहा है, क्या है ये, फी की बात कर रहे हैं भाई। अब ये क्या है यार, 100 रुपया में भी रिलैक्सेशन दे ही रखा है, और नहीं भी दिया होता तो 100 रुपीज इज नॉट अ बिग डील, आप उतना तो दे ही सकते हैं। ठीक है, उतना तो चाहिए ही यार। ठीक है, 100 रुपीज बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हमारे काम की चीज नहीं है, आगे है काम की और ये कुछ दे रखा है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये देख लो आप, हर जगह है अराउंड अराउंड, आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके स्टेट की मेजर सिटीज हैं वहां पे एग्जाम होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर, हाँ एग्जाम स्कीम देख लेते हैं भाई। अब ये तो मैंने पहले ही कहा कि आपको पढ़ना ही चाहिए, रीजनिंग एप्टी पढ़ना ही चाहिए, और एज ए इंजीनियर आपकी रीजनिंग एप्टी अच्छी भी होनी चाहिए, ये आपसे उम्मीद किया जाता है। और जनरल अवेयरनेस तो पढ़ने में वैसे भी मजा आता है यार, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, चीजें आती हैं, तो ये दोनों तो पढ़ना ही आपको, और हर जगह काम आता है, तो पढ़ लेना।
अब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा से पढ़ लो, क्योंकि हर जगह काम आएगा ये। तो ये 50 मार्क्स 100 हो गया, और ये 100 आपके पर्टिकुलर आपके स्ट्रीम का रहेगा। यहाँ पे 3 दे रखा है, पर आपको तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है भाई, तीनों के चक्कर में नहीं पढ़ना। आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल वाला देना है सी पार्ट, आप इलेक्ट्रिकल के हो तो बी पार्ट, आप सिविल के हो तो ए पार्ट देना है, ठीक है। तो ये टोटल 200 का होगा, और आपका इसके बाद रिटेन एग्जाम होगा जिसमें लिखना रहेगा, जैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखते हो ना, ये 300 का होगा। तो टोटल हो गया आपका 500, इसमें आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और जो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को सेकंड देने का मौका मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। और कुछ मिनिमम कट ऑफ भी दे रखा है नीचे, वो आपके कैटेगरी के हिसाब से है। तो मिनिमम कट ऑफ तो जनरली मिनिमम कट ऑफ पे उम्मीद मत रखना भाई, मिनिमम कट ऑफ ऐसे ही मेंशन कर रखा है। आपकी प्रॉपर मेरिट लिस्ट 70% से ऊपर आपको स्कोर करना है, तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि आप अपना कैलकुलेटर और स्ट्रीम टेबल इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो लेके एग्जामिनेशन सेंटर में आ सकते हो, पर सेकेंड पेपर में आ सकते हो, फर्स्ट पेपर में नहीं। जो टेंटेटिव आपकी रिजल्ट है आंसर की वो पब्लिश कर देंगे, आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे 100 रुपीज, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम के बाद का प्रोसेस है, अभी आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है, अभी केवल और केवल एग्जाम के बारे में सोचना है। यहाँ पे दिया है सिलेबस पहले पेपर के लिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है, आप देख लो, सारा कुछ पढ़ना है इन शॉर्ट। और जनरल अवेयरनेस का भी दे रखा है, यहाँ पे भी सारा कुछ ही पढ़ना है। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। मैं जनरली अरिहंत पब्लिकेशन बोलता हूँ आपको इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है वो थोड़ा सा डाटा ठीक रिसर्च करके देते हैं। तो अरिहंत पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हो, रिसेंट वाली, ठीक है। और दूसरी एफटी आपको आरएस अग्रवाल, या फिर आजकल बहुत सारी आ रही हैं, आपके पास कोई है तो दूसरी परचेज करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल आप यूट्यूब से भी क्लियर कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने मैराथन क्लासेस डाल रखी हैं। बहाना नहीं करना है कि मटेरियल नहीं मिल रहा है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। और पेपर 1 के लिए ना देखो आपको मतलब सिलेबस थोड़ा कम है फर्स्ट पेपर के लिए, पर सेकेंड पेपर के लिए सारा कुछ है, जितना भी आपने कोर्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ा है सब कुछ है। तो ऐसा नहीं कि केवल यही पढ़ना है ये छोड़ देना है मेंस वाला, नहीं, दोनों को साथ में करते रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं प्रिपरेशन के लिए। तो इसको भी करना है अच्छे से, ऑब्जेक्टिव भी तैयार करते रहना है, और साथ में मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहना है, डेरिवेशन करते रहना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल हर चीज़ पूछा जाता है इसमें, थियरी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल का सिलेबस है, सिलेबस तो ऐसे आप लोग देख ही लेना, इसमें सिलेबस के डिस्कशन का ऐसा कुछ है नहीं। आपको बस एक ऑब्जेक्टिव बुक लेनी है, जो मैं जनरली आपको प्रीफर करने के लिए बोलता हूँ, वाईसीटी की प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस आते हैं, वो आप जरूर कर लीजिए, काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा होता है उससे रिलेटेड चीजें भी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर भी आपको पता चल जाता है और उससे रिलेटेड चीजें भी पता चल जाती हैं। तो वो आप फॉलो कर सकते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए आपको प्रीफर करने हैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक प्रीफर कर सकते हो हर सब्जेक्ट का, या फिर इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाए आप वो प्रीफर कर सकते हो। ईएससी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, पर वहाँ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा ईएससी में लेंदी आते हैं, यहाँ पे उतने लेंदी नहीं आएंगे, ठीक है। जनरली यहाँ पे फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जैसे डेरिवेशन भी आ गया, कोई थियरी भी आ गई, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उस पर हम और डिस्कशन करेंगे, बेसिकली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं। और मैकेनिकल का यहाँ पे सिलेबस है, हर चीज़ मेंशन है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ है यहाँ पे, तो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और ये आपको वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रखने होंगे जब आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ये क्या दे रखा है भाई, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इन्होंने कहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई पोस्ट आप चूज कर रहे हो और वहां के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और आपने वो चूज कर लिया पहले प्रेफरेंस पे और वो आपको मिल गया और आप उसकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, फिर आप कहोगे कि नहीं मेरा रैंक तो ठीक है, अब मुझे दूसरा वाला दे दो, तो ऐसा वो नहीं देंगे, फिर आपका कैंडिडेचर गया काम से। तो फिर वो ध्यान रखना है कि किसी जनरली बीआरओ के लिए है, इन्होंने अलग से कुछ मेंशन कर रखा है, बाकी सबका सेम ही है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस। और ये मिनिमम कट ऑफ है क्वालिफाइंग के लिए, तो ये इतना ला के आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, बस मिनिमम मेंशन कर रखा है कि किसी केस में मान लो किसी का इतने से भी कम आ गए, इतने आ गए तो फिर हम इस लेवल पे जाएंगे, जनरली इस लेवल पे जाता नहीं है। और ये मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कह रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगी अगर प्रेफरेंसेस आप ठीक से
नहीं भरे रहोगे। जो अलॉट हो गया भाई अलॉट हो गया। अब उसके बाद अगर उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते और कहोगे मुझे दूसरा दे दो तो नहीं देंगे, कहेंगे भगो यहाँ से, तुम सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। डिस्कशन में कुछ रखा नहीं है। रखा कहाँ पे है भाई, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखा है। रखा है पढ़ाई में, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर नहीं। और कुछ बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे वो लास्ट में आके देख लीजिए, आपको पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना है। प्री रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे दे रखा है, पूरा स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट है। मैं थोड़ा सा तेजी से आगे आ जाता हूँ। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आईडी पासवर्ड डालोगे, आपकी बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ के भरना है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा दे रखा है कि आपको किस तरीके से जाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का है, मतलब प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है। ये कर लोगे तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, फी पेमेंट करना है, फिर लास्ट में सबमिट करना है। इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है कि पहले क्या आएगा, फिलअप करने के लिए पहले क्या आएगा, तो दे रखा है। तो इसका आप देख लेना एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आता है तब। जिसको समझ में आता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड कैसे प्रोसीड करना है ये आप देख लीजिए। बाकी हमारे काम की चीज़ें और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे रखा है, कैसे कैसे भरना है आपको, पूरा फॉर्म इन्होंने दे रखा है। फोटो और सिग्नेचर थोड़ा ढंग से लगा लेना है, नहीं तो फिर रिजेक्शन भी आता है अगर आपने कुछ भी लगा रखा है। तो जनरली आप तो लगाओगे नहीं, इतना तो बेसिक नॉलेज तो सबको होता है, पर होती हैं कई बार गलतियां होती हैं, तो नहीं करना है। क्योंकि इतना डिटेल में बताने के बाद भी अगर आप गलती करते हो तो फिर तो रिजेक्ट करने के लायक ही हो, नहीं डिजर्व ही नहीं करते फिर तो भैया। और ये यहाँ पे थोड़ी सी रनिंग का भी दे रखा है ना, तो इतना तो रनिंग कर ही लोगे। 10 मिनट का टाइम है तो इतना तो मुझे लगता है कि कोई भी रन कर लेगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको लेके एकदम से परेशान नहीं हो जाना कि अरे यार ये भी दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पे देखो आपके वो दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड, तो ये देख लेना आप किस रीजन से बिलोंग करते हो और क्या हाइट दे रखी है बेसिकली। तो ये जरूरी है, ये देख लेना। अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हो तो फिर फॉर्म नहीं भरना। अगर इससे कम है तो कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन करके। ठीक है, ये वेट तो चल जाता है, चेस्ट भी फ्लेक्सिबल है तो उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। अगर कम है तो आप थोड़ा बहुत करोगे तो बढ़ जाएगा, पर हाइट को आप देख लेना। अगर हाइट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर प्रिपरेशन करके कोई मतलब नहीं है। आप देख लेना गुजरात के लिए चाहिए 157 है कि नहीं है, वो आप ध्यान देके देख लेना। अगर नहीं है तो फिर नहीं फिलअप करना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप जा नहीं पाओगे। फिर दूसरे एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन दे रखी हैं। ऊपर जो मेडिकल कंडीशन दे रखा है उसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत है तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक नॉर्मल आदमी सेलेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेडिकल को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे फोटो का फॉर्मेट दे रखा है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म भी होती है। बाकी कोई डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल है मेरा @मनु एकेडमी, टेलीग्राम ग्रुप भी है @मनु एकेडमी ऑफिशियल, इंस्टाग्राम है, ऐप है, ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल कोई भी सजेशन, कोई भी चीज़ें मिलेगी। मेरे ऐप पे भी कुछ एक्टिविटीज़ तो इसके रिलेटेड आएंगी जब भी हम फ्री होंगे, टेस्ट सीरीज या दूसरी चीज़ें या फिर क्रैश कोर्स, लेट्स सी क्या होता है। पर अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ आएगा, बट टेस्ट सीरीज तो जरूर मैं करवाऊंगा इसकी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।